बहुत ख़ास ये सेगमेंट है दोस्तों हमारा। पहले आप सुनिए ये क्लिप, उसके बाद फिर हम अपने मेहमान को उनको खुशामदीद कहेंगे, फिर हम ये गुफ्तगू शुरू करेंगे। पहले ये इन्वेस्टिगेशन का छोटा सा हिस्सा आप सुनिए जिसमें लोगों की ज़बानी कही गई है। दिल दहला देने वाला है। वैसे पूरा रिपोर्ट पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सुनिए ये छोटा सा क्लिप। दर्द और बेबसी का सामना अर्चना सिंह ने भी किया। भगदड़ वाली जगह पर वे भी मीना पांडे के शव के साथ फंसी थीं। मीना पांडे उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की रहने वाली थीं। जब पकड़े इनके ऊपर 8 लोग गिर गए, सारे खत्म हो गए थे, सबसे नीचे थे, फिर भी ये बची थी। कोई आया, इनके सर पे ऐसे रख के पैर चला गया, नाक से तुरंत खून फेंक दिए, नाक से मुंह से तुरंत फेंक दी खून। वो सीन देखने लायक नहीं था। अगर वहां कैमरा लगा होगा तो आप लोग देखिए वहां सीन कैसी थी। लगा तो जरूर होगा, दबा दिए होंगे। वहां भी हम बोले हैं, आए थे कुछ प्रेस वाले, वहां भी बोले, लेकिन दाब दिए हैं। सड़ जाती लाश, 2 बजे से तो बदबू मारने लगी लाश। पूरा दिन धूप में लाश पड़ी थी वहां। अब सोचिए 8 बजे एक्सपायर हुई और 3 बजे पूरा इतनी कड़ी धूप थी वहां। 29 तारीख को पूरा धूप में लाश पड़ी थी। हेलीकॉप्टर भी ऊपर से आए देखने के लिए। सब लोग ऐसे हाथ दे रहे थे, ऐसे कर रहे थे, आओ आओ हमारी मदद करो, आओ, सब लोग बोल रहे थे। कुछ नहीं हुआ। इसी भगदड़ में जान गंवाने वाली हरियाणा के रोहतक की कृष्णा देवी अपनी बहू सुनीता देवी के साथ कुंभ गई थीं। और धक्का धक्का होते होते हम दोनों गिर गए। मम्मी सीधी गिर गई, मैं मोदी गिर गई। मैं बस आवाज लगा रही थी, कोई तो हमें बचा लो। मम्मी पीड़ित परिवारों का ये दर्द यहीं खत्म नहीं होता। ये छोटा सा क्लिप था दोस्तों जो हमने उस प्रोग्राम से हमने लिया है। हम अभिनव गोयल जी जो कि बीबीसी इंडिया के रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये पूरी पड़ताल की, हम उन्हें अब शामिल कर रहे हैं। आप फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। मैं आप लोगों को दोस्तों याद दिला दूं, जिन लोगों ने अभी हमारे इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन किया है, कि हम ये सेगमेंट हमारा बहुत ही अहम और दिल दहला देने वाले मसले पर मबनी है। आपको याद होगा 2025 में महाकुंभ, जो जनवरी में हमने इसके बारे में लगातार बात की थी। आकांक्षा साहिबा से भी हमने न्यूज़ लॉन्ड्री की, उनसे भी हमने बात की थी। सुनील शुक्ला जी के साथ भी बात की थी जिन्होंने इलाहाबाद से हमें रिपोर्ट दी थी। सरकार ने जो भगदड़ मची उसका जो है एक जो नंबर दिया वो था 37 मौतें, लेकिन बीबीसी की तहकीकात के मुताबिक कम से कम 82 लोगों की मौत हुई हैं। 4 ऐसे भगदड़ के वाक़यात हुए थे और उस पर जिन्होंने पड़ताल करके इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है, अभिनव गोयल साहब हिंदुस्तान से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए इनको खुशामदीद करते हैं और इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। नमस्कार अभिनव जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी। अभिनव, ये रिपोर्ट आपका जो एक 20 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है, जो YouTube पे भी लोग देख सकते हैं। मैं अपने सुनने वालों को मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं YouTube BBC इंडिया के चैनल पर ये अवेलेबल है, और ये BBC इंडिया के वेबसाइट पर भी अगर आप जाइएगा हिंदी में पूरे डिटेल में तस्वीरों के साथ ये रिपोर्ट किया गया है। अभिनव, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। मुझे देख के ही लग गया था 4 महीनों तक आप लगातार इसी को पड़ताल करते रहें और इतने डिटेल में सरकारी पक्ष ने जो आंकड़ा दिया था 37 का, उससे भी ज़्यादा का आपने ढूंढ के निकाला है। और आप कहते हैं अपनी रिपोर्ट में इससे भी ज़्यादा हो सकता है फिगर्स और भी इससे ज़्यादा हो। तो हमें बताइए, आप 11 रियासतों में गए और 100 के लगभग आसपास परिवारों से आपने बात भी की,
अब ये जी। कैसे, मतलब डिटेल आपने कैसे निकाला, जबकि हिंदुस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हमें ये तवक्को तो थी कि वो कुछ ढूंढ के निकालेगी, लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया ने तो चलिए न्यूज़ लॉन्ड्री ने किया। बसंत कुमार का रिपोर्ट मुझे याद है, वो लगभग सेम 79 का उन्होंने शायद बताया था उसी टाइम पर, आप 82 बता रहे हैं। ये कैसे किया आपने? मानी मुझे लगता है तो इसको ना शुरू से अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझे ना तो हमको आसानी होगी। जैसे 29 जनवरी 2025 को कुंभ में भगदड़ की कई घटनाएं हुई और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि 30 लोगों की मौत हुई। फिर उसके करीब 20 दिन के बाद यानी कि 19 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि संगमनोज के पास एक भगदड़ की घटना हुई और अन्य जगहों पर प्रयागराज में प्रेशर पॉइंट बने और कुल मिलाकर 37 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 35 लोगों को हमने 25-25 लाख का मुआवजा दिया। एक की शिनाख्त नहीं हो पाई और एक की पहचान, मतलब लावारिस थे तो एक वो हो गए, 2 लोगों को मुआवजा नहीं दे पाए। तो इस तरह से ये 37 लोग थे। और उसी समय हमारे पास, क्योंकि हम कुंभ कवर करके आए थे, मैं खुद भी कुंभ कवर करने गया था शुरुआती दिनों में, पहला शाही स्नान करके मैं लौट आया था कवर करके जी। तो उसी समय इस तरह की बातें आ रही थी कि ये जो आंकड़ा है ये बड़ा हो सकता है। और उस समय हर किसी के पास अपनी एक लिस्ट थी। कोई कह रहा था 50 लोगों की मौत हुई है, कोई कह रहा 100 लोगों की मौत हुई है, कोई कह रहा 70 लोगों की मौत हुई है। तो उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जो लोग कुंभ भगदड़ में मारे गए हैं वे लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे दिखते हैं, उनकी क्या कहानियां हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनके क्या नाम है। तो इन सब सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। तो इन्हीं सब सवालों की तहकीकात करने के लिए बीबीसी ने एक लंबा सफर शुरू किया। बीबीसी की ये जो पड़ताल है ये भारत के 11 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैली हुई है। हम 100 से अधिक परिवारों से मिले और 82 परिवारों ने हमें इस बात के पुख्ता सबूत दिए, हमारे पास वो विवरण मौजूद हैं कि हम कह पाए कि कम से कम 82 लोगों की कुंभ भगदड़ में मौत हुई। जो लोग हमको पुख्ता सबूत नहीं दे पाए, हमने उनको इन 82 लोगों की मृतकों की सूची में शामिल नहीं किया है। अच्छा। और मनी जी, हमने इसको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, बीबीसी हिंदी पे 17-18 हजार शब्दों की रिपोर्ट है जी। हमने इसको कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज में जी। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नहीं बताया कि हमने 25 लाख का मुआवजा किन लोगों को दिया है। सरकार 35 लोगों को 25 लाख रुपए दे चुकी है, लेकिन किनको दिया वो भी आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। तो बीबीसी ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में बताया, ना सिर्फ 35 बल्कि हमारी रिपोर्ट में 36 लोग सामने आए जिनको 25-25 लाख रुपए मिला। उनकी हमने एक कैटेगरी बनाई। दूसरी कैटेगरी हमने उन लोगों की बनाई जो हमें पड़ताल के दौरान मिले। वो हमें कम से कम 26 लोग ऐसे मिले जिनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए कैश मिले। कैश में दिया गया है? कैश में दिया गया, जबकि 25 लाख रुपए का मुआवजा बैंक में गया, ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है। लेकिन 5-5 लाख रुपए 26 परिवारों को कैश में दिया गया। यहाँ पर अभिनव एक सवाल है मेरा, मतलब क्या आपके जहन में ये बात आई कि मुझे, क्योंकि कैश में दिया है आपने बताया, मुझे लगता है बसंत ने भी अपने वो पुराने रिपोर्ट में बोला था कि एक किसी को 5 लाख देने का शायद ऑफर किया था, किसी ने, मतलब सर्वाइवर फैमिली ने बोला था, विक्टिम फैमिली ने। तो क्या इससे हम ये समझें कि क्योंकि कैश में अगर दीजिएगा तो फिर कोई रसीद का कोई, मतलब वो पेपर ट्रेल नहीं रहता है, इसलिए दिया गया हो फिर बाद में डिनाई किया जा सके? क्योंकि ये सवाल हमने भी सरकार से पूछा है कि हम अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि आपने कम से कम 26 परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिए, यानी कि 1,30 लाख रुपए दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1,30 लाख रुपए कहां से आया, आपने किस मद से दिया? तो इस सवाल का जवाब सरकार ने अभी तक हमको नहीं दिया है। क्योंकि अगर आप हमारी वो वीडियो रिपोर्ट देखेंगे, उसमें यूपी पुलिस के लोग मृतकों के परिवारों के घर जाते हैं और उन्हें बंडल देते हैं जिसमें 500-500 रुपए के नोटों के बंडल हैं। और वो बिहार से लेके पश्चिम बंगाल तक और उत्तर प्रदेश तक उन सब मृतकों को, जो हम बता रहे हैं कम से कम 26 परिवारों को, उनको 5-5 लाख रुपए कैश दिया गया। तो ये दूसरी कैटेगरी थी। और इसी रिपोर्ट में हमारे पास एक तीसरी कैटेगरी है जिसको हमने सेग्रीगेट किया है,
ताकि पढ़ने वाला उसको समझ पाए कि कम से कम 19 परिवार ऐसे हैं जिनको 5 लाख या 25 लाख कुछ भी नहीं मिला है। और इन परिवारों ने भी हमें इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि इनके अपनों की मौत कुंभ भगदड़ में हुई। और इन सबूतों के अंदर कुछ केस स्टडी ऐसी हैं जो अपने शवों के साथ भगदड़ वाली जगह पे बैठी हैं, अपने शव लिए हुए अपने परिजन का। और इस रिपोर्ट में, क्योंकि 4 महीने लंबी पड़ताल थी, एक नई फाइंडिंग ये आई कि कुंभ मेला क्षेत्र में 29 जनवरी को सुबह 8 बजे भी एक भगदड़ हुई, जो सेक्टर 18 कल्पवृक्ष द्वार के पास मुक्ति मार्ग चौराहे पर हुई। यहां भगदड़ में मारे गए कम से कम 5 लोगों की पहचान बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में की। ये 5 लोग अपने शवों को लेकर सुबह 8 बजे से शाम करीब 4 बजे तक बैठे रहे और उन्हें कोई मदद नहीं मिली। उनमें से सुल्तानपुर की मीना पांडे बताती हैं कि धूप इतनी थी कि दोपहर 2 बजे तक तो जो उनका शव था, डेड बॉडी थी, वो बदबू मारने लगी। जी, मीना पांडे वाला क्लिप मैंने चलाया भी था अभी आपके जुड़ने से पहले ना, वही वाला पार्ट मैंने छोटा सा हिस्सा मैंने चलाया था। वो कह रही है कि हेलीकॉप्टर भी आए थे, लोग जो है हाथ भी दिखा रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया मदद करने के लिए। जी, वो उस मुश्किल में परिवार में बैठे थे, क्योंकि आप सोचिए कि वो रिपोर्ट ही नहीं हुई कि सुबह 8 बजे भगदड़ हो रही है और शाम 4 बजे तक बैठे रहे हैं लोग, और वो मदद के इंतजार में, कोई मदद नहीं आ रही। और मीना पांडे उनको मुआवजा भी नहीं मिला है, मतलब उनकी मौत को माना भी नहीं है, जबकि उनके पास उस घटना की तस्वीरें हैं, वो बैठे हैं, उन चश्मदीद हैं। और ये जो नई भगदड़ की कहानी हम बता रहे हैं, इसमें 5 परिवार हैं। एक औरंगाबाद का है, बिहार के, फिर उससे 1000 किलोमीटर दूर एक गोरखपुर का है, उत्तर प्रदेश में, और फिर एक परिवार ऐसा है जो हरियाणा का है, रोहतक का। तो जब आप एक दूसरे को उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम उनकी तस्वीरें एक दूसरे को दिखाते हैं तो वो पहचानते हैं कि हाँ, ये तो मेरे बगल में बैठे हुए थे, हमने इनको पानी पिलाया। तो इस तरह से हमने कई लेयर ऑफ एविडेंस, 4-4, 5-5 लेयर ऑफ एविडेंस के साथ हमने बताया कि ये व्यक्ति कुंभ भगदड़ में मारा गया, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। हमको कई लेयर ऑफ एविडेंस जुटाने थे। अगर आप हमारे लेयर ऑफ एविडेंस की बात करेंगे मनी, तो हमारे पास उन लोगों की ऑन कैमरा वीडियो टेस्टिमनीज हैं, हमारे पास पोस्टमार्टम की कुछ रिपोर्ट्स हैं जिन की मिल पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम नहीं की। हमारे पास मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी की वो पर्ची है जिसपे मृतकों का नाम, तारीख और शव नंबर लिखा है। हमारे पास घटनास्थल की तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स हैं। तो एक ये लंबा डिटेल काम है जी, जो आप बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर और बीबीसी भारत के अलग अलग वेबसाइट्स पर, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उन सब पर जाकर वीडियो रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसमें हमने हर एविडेंस को बकायदा रिपोर्ट में शामिल किया है। जी, और मैं अपने हमारे सामाइन को मैं बताना चाहूँगा कि फ़ोटोग्राफ्स और सब कुछ आप देख सकते हैं। लिस्ट भी, वीडियो जब ख़त्म होता है आखिर में, वो मरने वाले लोगों की लिस्ट भी दी गई है। और इसमें अभिनव, एक जो कुछ फैमिलीज़ ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वालों ने उन पर प्रेशर डाला कि वो अपना वो बदल दें कि वो भगदड़ में नहीं मारे गए हैं, किसी और वजह से मारे गए हैं। ये कितने आपको केसेस मिले, कितने ऐसे फैमिलीज मिले जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया पुलिस पर? मनी, क्योंकि एक कैटेगरी जो पहली थी 25 लाख रुपए की मुआवजा वाली, उनके पास तो इस तरह का कोई भी पुलिस कर्मी नहीं है, क्योंकि उनको जो मुआवजा है वो तो कैश या बैंक ट्रांसफर, डीबीटी से या चेक मिला। तो वो 36 लोग तो बाहर हो गए। उसके अतिरिक्त 19 लोगों को तो कोई पैसा ही नहीं मिला, तो कोई कागज लिखवाने का भी उनके पास लोग नहीं आए। तो जो कागज लिखवाने के लिए लोग आए वो उन 26 लोगों के पास आए जिन्हें इन्होंने 5-5 लाख रुपए कैश दिया। हमने बकायदा वो कागज लगाए हैं, बकायदा एक परफॉर्मा है जिसको कहते हैं कि इसको भर के आपको साइन करवाना है परिवार से कि भाई आपकी, और उसका आप अगर पढ़ेंगे उसको, तो उसमें लिखा है कि परिवार से इस बात पे, ऐसा परिवारों का कहना है
कि पुलिस वालों ने हमसे जबरन ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए, अंगूठे लगवाए, जिन पर लिखा था कि आपके जो मृतक है उसकी मौत कुंभ में अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से हुई। कि आप ये लिख के दीजिए कि कुंभ में भगदड़ की वजह से नहीं हुई, आप कुंभ में मौजूद थे, वहां पे तबीयत बिगड़ी, फिर उनको उठा के अस्पताल ले गए और वहां उनकी मौत हो। अभिनव, तो इस ये तरह से जी, ये सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे कोविड के टाइम पे एग्जैक्टली, तब तो मैं हिंदुस्तान में ही था। कोविड के टाइम पे भी जो ऐसे बहुत सारे फैमिलीज थे सामने आए थे ये बोल के कि जो डेथ सर्टिफिकेट में कोविड वजह नहीं दी गई है, हार्ट अटैक से मारे गए या फिर कोई लिवर की शिकायत थी या बीपी का बढ़ गया, डायबिटिक थे वगैरह वगैरह, ऐसे के बताए गए हैं। कोविड लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए शायद ऑफिशियल डेथ काउंट कम था। ऐसी ही आपको लग रही है कि ऐसा ही मतलब शायद कोशिश रही होगी कि ऑफिशियल डेथ काउंट को थोड़ा सा घटा के बताया जाए, क्योंकि 37 का ही ऑफिशियल फिगर दिया गया, अभी तक 4 महीने बाद भी अपडेट नहीं हुआ है, ना ही आपके अब रिपोर्ट आने के बाद अभी कोई इस पे हरकत हुई है सरकार की तरफ से, नहीं? मनी, मेरे सामने भी ये सवाल है, या बीबीसी के सामने भी ये सवाल है कि ये आखिर क्यों इसको 37 का नंबर है, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ये नंबर बड़ा है। तो ये हमें भी समझ नहीं आया कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि मृतकों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। क्योंकि इतना बड़ा कुंभ था, सरकार का ये भी कहना कि भाई 2750 सीसीटीवी कैमरे में एआई लैस कैमरे थे, हर समय एम्बुलेंस तैनात थी, एयर एम्बुलेंस थी, उसके बाद भी इस तरह की घटना होती है और वो उस तरह की सच्चाई बाहर नहीं आती है। क्योंकि हम जब बताते हैं कि एक नई भगदड़ रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की टेस्टिमनीज आ रही हैं, तो ये सवाल हमारे सामने भी है कि क्यों 37 पे आके रोक दिया गया, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। और हम अपनी रिपोर्ट में बार बार कह रहे हैं कि ये आंकड़ा कम से कम 82 का है। इस बात के तो पुख्ता सबूत हैं कि कम से कम 82 है, 82 से कम नहीं है, 82 से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये तफ्तीश हमने, क्योंकि हमारी एक सीमा है, एक पेरिफेरी से बाहर हम भी नहीं जा सकते हैं जी, हमारी भी 4 महीने के बाद हम लोग ने इसको रोक दिया। तो हम अगर हमारे फेलो जर्नलिस्ट उस सफर को, उस पड़ताल को यहां से शुरू करेंगे, तो हो सकता है ये 82 का आंकड़ा और आगे तक जाए। और ये सवाल तो हमेशा ही रहता है कि वो क्यों कम किया गया, मतलब उसका जवाब हमने भी सरकार से पूछा है, बार बार पूछा है, हमने व्हाट्सएप से पूछा, हमने ईमेल से पूछा, हमने फोन किए और कई हफ्तों तक प्रयास किया सरकार से। ये जो अब सवाल आपने मुझसे किया, हमने भी ये सवाल किया उत्तर प्रदेश सरकार से कि जब ये आंकड़ा इतना बड़ा है तो फिर आपने 37 लोगों को क्यों दिया, और अगर जिन लोगों को पैसा दिया तो फिर किस आधार पे दिया। जैसे हमने अपनी टेक्स्ट रिपोर्ट में केस स्टडी शामिल की है, हम बता रहे हैं कि एक वीडियो में 18 शव हैं, दिखाई दे रहे हैं अस्पताल में। उस वीडियो को देखकर 5 परिवारों ने अपने शवों की पहचान की। जगह एक ही है, शव वहीं रखे हैं, लेकिन उत्तर सरकार ने 4 परिवारों को तो 25-25 लाख दिए और एक परिवार को 5 लाख दिए, और 5 के 5 शव अगल बगल पड़े हैं। तो वो फिर सवाल है कि आपने किस आधार पर तय किया कि भाई हरियाणा की रामपति देवी को 25 लाख देने हैं, है ना, असम के नितिरंजन पॉल को 25 लाख रुपए मिले, लेकिन झारखंड के शिवराज गुप्ता को 5 लाख आपने किस आधार पर तय किया, जबकि शव सबके उसी जगह रखे हैं जी। तो ये सब सारे मतलब उसमें एक सवाल नहीं है, उसमें ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। मुझे लगता है हम इंतजार में भी हैं। और इसमें जो जैसे मीनू पांडे का आपने जो जिक्र किया है, उसमें तो जो चश्मदीद हैं वो बता रही हैं कि उन्होंने तो उसी टाइम पर प्रेस वालों को बताया था ये बात, लेकिन वो दाब दिए, ऐसा बोला है उन्होंने। तो मतलब प्रेस को मालूम था, इसका मतलब तो ये है, लेकिन फिर उस हिसाब से मतलब किसी ने खोल के रिपोर्टिंग तो की नहीं। हमने जितना भी देखा है ऑल्टरनेटिव मीडिया से, न्यूज़ लॉन्ड्री वगैरह प्लेटफॉर्म्स में ही देखा है, वायर में भी शायद एक छपा था, लेकिन डिटेल में आकांक्षा का रिपोर्ट, बसंत का रिपोर्ट आपने भी उस टाइम पे किया था, मुझे याद है। ये सब कुछ तो या तो बीबीसी में छप रहा है या बाहर के मीडिया में छप रहा है, लेकिन लोकल मीडिया में उनकी ज़बानी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि प्रेस वालों को हम बताए थे, लेकिन वो तो दाब दिए।
ये मतलब मालूम जी, ये था, उनका तो इसको बयान है। इसको मतलब फिर क्या हम इसको एज ए ग्रेट कवर अप के तौर पे देख सकते हैं कि सरकार भी नहीं बोल रही है, मीडिया को भी जब बताया गया है वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक इमेज तैयार करने की कोशिश की गई थी कि योगी आदित्यनाथ के रहते मोदी साहब के तीसरे टर्म में इतना भव्य आयोजन हुआ है महाकुंभ का कि सदियों में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो, कितने बड़े पैमाने पर इतने लोग, करोड़ों लोग आए, आधी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ही आप देख लीजिए, जो ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक तो ऐसा ही लगने लगा, इतने लोग आए। तो इस इमेज को क्या ये ध्वस्त कर देता है जो आपकी रिपोर्ट है? देखिए मनी, मेरा इस पर कहना तो उचित नहीं होगा कि किस मीडिया ने क्या किया और क्या नहीं किया। मतलब हमारी जो एक जिम्मेदारी थी जर्नलिज्म को लेकर, या जो हम जिस तरह का काम करते हैं, हमारे सामने वही सवाल था, क्योंकि आंकड़े उस तरह के बड़े हमको जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही थी वो 37 से ज्यादा की मिल रही थी, क्योंकि शुरू में तो 30 ही नंबर था। तो वो जानकारी थी वो बड़ी मिल रही थी। भले अगर कोई और भी करता या तो हम पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमको लगा कि हमको ये स्टोरी करनी चाहिए। उसमें आप सोचिए कि कम से कम 82 लोगों की कहानियां बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर अगर आप क्लिक करेंगे उस तस्वीर पे तो उनकी कहानी पॉपअप करेगी, पूरी कहानी है। तो 82 लोगों की कहानियां छापी हुई हैं। तो हम लोग के लिए ये जरूरी था कि आखिर उन लोगों से जाके मिलें। और जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा कवर अप है कि क्योंकि वो आंकड़ा बाहर नहीं आया है अब तक। उन लोगों की कहानियां, उन लोगों से लोग जाके मिले नहीं है, वो मदद के इंतजार में हैं। उसमें से अलग अलग तरह की कहानियां हैं। एक फरीदाबाद का एक लड़का था अमित कुमार, 34-35 साल की उम्र थी, वो भारतीय सेना में काम करते थे। उनके परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। उनकी मदर की उसके अंदर एक हमने बाइट यूज की है। तो ये उस तरह का जो आंकड़ा है ये कम रिपोर्ट हुआ है जी, क्योंकि इस तरह का इसमें रिसोर्स भी चाहिए, उस तरह का समय भी चाहिए रिपोर्टर को करने के लिए, उस तरह के एडिटर्स भी चाहिए एक रिपोर्टर को। क्योंकि रिपोर्टर के लिए ऐसा नहीं है कि मैं निकलूंगा और ये स्टोरी हो जाएगी, एक पीछे में उतने मजबूत एडिटर्स भी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर जाके इस तरह की कहानियां होती हैं, उसके जो सोल के अंदर उस तरह के रिग्रेस जो जर्नलिस्टिक एथिक्स वाले एडिटर्स रहते हैं, फिर जाके मुझे लगता है ये कहानियां सामने आ पाती हैं। तो अकेले व्यक्ति के लिए तो काफी कठिन काम है। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है। आखिर में ये बताइए कि कोई ऐसा, इतने आप 100 से ज़्यादा फैमिलीज से मिले, कोई ऐसी फैमिली भी थी या फैमिलीज थे क्या, या कोई ऐसा मतलब केस स्टडी आपने देखा जो दिल दहला देने वाला था, जो आपको भी, आप पर भी बहुत असर किया, जिसने कि मतलब आप मतलब जब आप रिपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पर आप पर बहुत असर हुआ उसका? मनी, ये पूरा 4 महीने ऐसा रहा कि कभी नींद आई, कभी नींद नहीं भी आई, क्योंकि लगातार हम यात्रा कर रहे थे। और वो करते करते अब ऐसा हो गया है कि उन लोगों के नाम, उन लोगों के पते, उन लोगों की कहानियां वो वैसे ही याद हो गई हैं कि जो मनित्रा देवी है वो जौनपुर की है, वो रामपति जो है हरियाणा की हैं, सोनम जो है वो औरंगाबाद की हैं, गोरखपुर की नगीना देवी हैं। तो ये सारे नाम, कहानियां बहुत वैसा हो गया कि कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अंदर जब हम गए तो एक बच्ची देवी की कहानी थी। तो वो मुझे याद है, बच्ची देवी से पहले एक और कहानी मैं बताता हूँ। तो कहानी थी, उसके अंदर एक महिला ने मुझे कहा कि मुझे जो है ना यहाँ टांग के ऊपर में काट लिया किसी ने। तो मैंने कहा कि टांग के ऊपर क्यों काट लिया, मतलब टांग के थोड़े से ऊपर के हिस्से में, पीछे में। तो वो निशान दिखाने लगी। मैंने कहा नहीं मत दिखाइए, क्या हुआ, कैसे हो। मुझे लगा भगदड़ में। फिर उस महिला ने कहा कि सर, अगर किसी के सर पे पैर रखा जाएगा तो वो काटेगा नहीं तो क्या करेगा। तो वो जो भयावहता है वो वैसी थी कि आप सोचिए कि आप किसी के मुंह पे कोई कुचल के जा रहा है तो बचने के लिए वो उसको बुड़का मार रहा है, उसका मुंह काट रहा है, उसको दांत लगा रहा है।
या फिर वो अपने बाल दिखाने लगती तो दिखाती है, देखिए सर वो लोग एक दूसरे को पकड़ने के लिए, क्योंकि जब भगदड़ में गिर रहे थे तो सहारा लेने के लिए जो हाथ में आ रहा था वो पकड़ ले रहे थे। तो वो दिखा रही थी कि मेरे बाल जो है वो यहाँ से झड़ गए और टूट गए। और कोई भी जब मदद के लिए एक दूसरे को पकड़ता था तो लोग हाथ छुड़वा देते थे। एक महिला रोते रोते बोलती है कि वहां ऐसा दृश्य था कि हम 1 इंच भी ना दाएं मुड़ सकते थे ना बाएं मुड़ सकते थे। अगर हमको सांस लेना पड़ता था तो हम सर को ऊपर करके मछली की तरह सांस लेते थे। मतलब ये जैम पैक स्थिति थी कि सांस लेना है तो ऐसे मुंह ऊपर करते थे और मछली की तरह सांस लेते थे। एक गोरखपुर की नगीना देवी हैं, उन्होंने हमको बताया कि हमारी छाती के ऊपर से लोग कचर कचर के, मतलब पैर रख रख के जा रहे थे। और जब हमने उनके 2 महीने पहला क्लिप देखा भगदड़ के दिन वाला, बीबीसी ने उस दिन भी उनसे बात की थी जी। तो उस क्लिप में वो बीबीसी को अपना वो सीना दिखा रहे हैं जो जिसपे चोटों के निशान है। तो आप उनकी टेस्टिमनीज देखिए कि वो उनमें वो कितनी सच्ची टेस्टिमनीज हैं कि जब 2 महीने बाद उन्होंने कहा, और उसको मैंने रीचेक किया तो हमको वो क्लिप मिला, वो वैसी की वैसी बात बता रही थी 2 महीने के बाद। एक आखिरी कहानी मैं बताऊं कि बलिया में एक परिवार था, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि वहां जब भगदड़ हुई संगम नोज पर तो 50 से 100 मीटर के दायरे में जमीन नहीं दिख रही थी। इतने बैग, कंबल, जूते हो गए थे और वहां लोहे की जो कचरा डालने के लिए बाल्टियां रखी हुई थी वो पिचक गई थी। मैंने कहा लोहे की बाल्टियां कैसे पिचक जाएंगी? बोला सर हालात ये थे भगदड़ के कि लोग एक के ऊपर ऐसे गिर रहे थे कि कुछ लोग लोहे की बाल्टियों पे गिरे तो वो पिचक गई। और जब लौट के दिल्ली मैंने गेटी इमेजेस पे संगम नोज की तस्वीरों को देखा तो मैंने पाया कि वो बाल्टियां सच में पिचकी हुई थी। बताइए, अब आप सोच के देखिए कि वो बड़ी लोहे की बाल्टियां, उसको पिचकने के लिए कितना प्रेशर चाहिए होगा। और मुझे उस समय तो मुझे लगा अच्छा वो मेरे जहन में रह गया, मैंने उसको नोट कर लिया। तो ये स्थिति रही होगी कि कौन किसको कुचल के जा रहा है, किसको सांस नहीं आ रहा है। तो ये कहानियां बैठते हैं तो फिर याद भी आती है, जैसे मीना पांडे की कहानी है, वो डिस्टर्ब भी करती है, परेशान भी होता है व्यक्ति। जी, लेकिन इसके बावजूद आप अपना काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिनव, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है और हमारे सामाईन को आपने बताया कि जो हुआ क्या था। एक तो आपकी वीडियो रिपोर्ट में और जो लिखित में आपका है, बीबीसी के वेबसाइट पर है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जब हम ये दरअसल रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो पर भी, तो ये हम अपलोड करेंगे जब, तो उसमें ये लिंक भी हम शेयर करेंगे कहाँ पर जा कर के आप ये यूट्यूब का वीडियो बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप अभिनव को देख सकते हैं, और जो रिटन रिपोर्ट है हिंदी में है वो आप कहाँ पर देख सकते हैं, ये लिंक्स भी हम डालेंगे। अभिनव, आप जैसे लोग ही हिंदुस्तान की मीडिया पर, चलिए बीबीसी फिर भी एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, फिर भी जर्नलिज्म अभी भी वहाँ पर लोग कुछ करना चाहते हैं ईमानदारी से, वो दोबारा से यकीन पैदा हो जाता है आप जैसे लोग जब ऐसा काम करते हैं। बहुत शुक्रिया ये काम करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ और भी आप ऐसे इन्वेस्टिगेशंस करते रहें और चीज़ों को आप उजागर करते रहें। लेकिन शेर पंजाब रेडियो से हमारे से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मनी, आपका बहुत शुक्रिया। जी।